वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। जालिम लोशन, दांत खाज खुजली से तुरंत आराम। जालिम लोशन। कार न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में बात करेंगे तमाम ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों की। बात होगी विपक्षी गठबंधन में बिखराव की। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में तो आम आदमी पार्टी के भगवंत मान ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दिखाएंगे आपको पूरी खबर विस्तार के साथ ही दिखाएंगे कैबिनेट की बैठक से जुड़े अहम फैसलों की खबर। बात अयोध्या धाम की भी होगी, जहां लाखों श्रद्धालु लगातार रामलला के दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स के साथ साथ झांकी के कलाकारों से मुलाकात की है। किन मायनों में विशेष रही है ये मुलाकात, विस्तार से दिखाएंगे आपको न्यूज नाइट में। अगले 1 घंटे में बात होगी देश दुनिया की हर जरूरी की खबर की। दिखाएंगे खेल और अर्थ जगत की भी खबरें, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। इंडी गठबंधन में बिखराव, एकला चलो की राह पर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अकेले ही चुनाव लड़ने का किया ऐलान। भाजपा ने कहा स्वार्थ और अवसरवाद के गठबंधन का न कोई नेता है, न नीति और न कोई नियत। कैबिनेट की बैठक में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बताया गया देश की आजादी के बाद भारतीय मूल्यों की प्राण प्रतिष्ठा का क्षण। पीएम मोदी का जताया गया खास आभार। कैबिनेट ने कोल गैसिफिकेशन के लिए 8,500 करोड़ की दी अनुमति। अयोध्या धाम में लाखों श्रद्धालु लगातार कर रहे हैं रामलला के दर्शन। जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान अवधपुरी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भीड़ प्रबंधन और बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था पर प्रशासन का विशेष ध्यान। प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले एनसीसी और एनएसएस कैडेट समेत झांकी के कलाकारों से की मुलाकात। कहा अमृत पीढ़ी की ऊर्जा देश को देगी नई गति। प्रधानमंत्री ने कहा इस साल की परेड नारी शक्ति को समर्पित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के जयंती कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 70 करोड़ गरीबों को सम्मानित करने का किया काम। संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का भारत दौरा। विदेश मंत्री से डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का किया समर्थन। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने जन भागीदारी के मामले में पार किया अहम पड़ाव। 18 करोड़ से अधिक लोग बने यात्रा का हिस्सा। और भारत के रोहन बोपन्ना ने जोड़ीदार मैथ्यू एबडन के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष युगल सेमीफाइनल में बनाई जगह। बोपन्ना पुरुष युगल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष पर भी पहुंचे। 43 साल के बोपन्ना रैंकिंग्स में शीर्ष पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करेंगे इंडी गठबंधन के दरार की और उसके भीतर टूट की। इंडी गठबंधन के भीतर चल रही बयानबाजी और तनातनी के बीच जिस बात के आसार थे वही हुआ। इंडी गठबंधन बिखराव की राह पर है। ममता बनर्जी ने गठबंधन से बाहर निकलकर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री भगवंत मान की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा ने विपक्षी बिखराव की रही सही कसर भी पूरी कर दी।
देखिए ये रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनावों में जाने से पहले ही विपक्षी दलों का इंडी गठबंधन अपने ही बोझ से टूट रहा है। गठबंधन की प्रमुख स्तंभ ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वो पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और गठबंधन से अब उनका कोई लेना देना नहीं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राहुल गांधी की रैली हो रही है, उसे लेकर उन्हें सूचना नहीं दी गई, जबकि वो इंडिया गठबंधन में है। ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না, জানাইনি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো, আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার করবো। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না। वहीं गठबंधन को दिन में दूसरा झटका देते हुए आम आदमी पार्टी की ओर से भगवंत मान ने पंजाब की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर विपक्षी बिखराव की रही सही कसर भी पूरी कर दी। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। देखो ये तो उनका काम है, ये ममता नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कोई। दो मजबूत घटक दलों के इन बदले हुए तेवरों से कांग्रेस समेत पूरा गठबंधन हलकान है। जिस गठबंधन को बनाने और बचाए रखने के लिए कांग्रेस ने साथी दलों के तीखे हमले झेले, तमाम विष व्यंग्य सहे, वो ऐसे बिखर जाएगा इसकी उम्मीद कतई नहीं थी। लेकिन यह दिल है कि मानता नहीं। कुछ विपक्षी नेताओं ने उम्मीद का दामन अब भी नहीं छोड़ा है। इंडिया गठबंधन का एक स्तंभ टीएमसी है। इंडिया गठबंधन की कल्पना हम नहीं कर सकते ममता जी के बिना। कल हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं, सीट शेयरिंग की बातें चल रही है और कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा जो सभी को संतुष्ट रखेगा। अलायंस एक ही है, सब साथ में ही रहेंगे। हमारी दीदी है वो, और हम सब दीदी का बहुत प्यार और सम्मान करते हैं, और अलायंस में कोई नहीं प्रॉब्लम होगा, दीदी हमारे साथ ही रहेगी। हालांकि उसके उलट कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने अपने तल्ख तेवर जारी रखते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ना जानती है। ममता बनर्जी की दया दुरज पे कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति नहीं करते, कभी नहीं किए थे, आज भी नहीं करते। बदले में कांग्रेस पार्टी की दया से और मदद से 2011 साल में ममता बनर्जी खुद सत्ता पे आई थी। बीजेपी का कहना है कि स्वार्थ और अवसरवाद के गठबंधन का यही हश्र होना था। बीजेपी का दावा है कि ममता बनर्जी गठबंधन से बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढ रही थी। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है, जब अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवाद का गठबंधन बनता है, जिसका ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई नीयत है और कोई वैकेंसी भी नहीं है, देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने और निर्णायक बहुमत बीजेपी एनडीए को देने को तैयार बैठा है। इंडिया अलायंस एक नॉन स्टार्टर अलायंस था, वो अलायंस ना था ना रहेगा, तो ये पेपर में भी इनका अलायंस नहीं है। जो लोग आपस में रोज़ लड़ते रहते हैं, ऐसे अलायंस का, ऐसे पार्टीज़ का आप अलायंस ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? इनको अलायंस कहना ही हम सबका गलती है। दो प्रमुख दलों के बाय बाय बोलने के बाद अब इंडी गठबंधन का भविष्य अधर में है। बिहार में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, तो यूपी में अखिलेश यादव साथ होकर भी तीखे तेवर अपनाए हुए हैं। दक्षिण के राज्यों में भी गठबंधन में कई गांठें हैं। ऐसे में लोकप्रियता के रथ पर सवार पीएम मोदी का चुनावों में मिलकर सामना करने का विपक्षी दलों का मंसूबा ध्वस्त होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने कोल गैसिफिकेशन का लक्ष्य निर्धारित किया है। कोल गैसिफिकेशन के लिए सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए की अनुमति दी है।
बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट की इस बैठक के दौरान मंत्रिमंडल के सदस्यों ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए पीएम मोदी का खास आभार जताया। देखिए ये रिपोर्ट। बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक पर फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि बुधवार को हुई बैठक में प्राण प्रतिष्ठा पर खास चर्चा के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक क्षण को देश की आज़ादी के बाद भारतीय मूल्यों की प्राण प्रतिष्ठा का क्षण माना है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए पीएम मोदी का खास आभार जताया। प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले हम सभी आपके नेतृत्व की मंत्रिमंडल के सदस्य आपकी रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। भारतीय सभ्यता बीते कई शताब्दियों से जो स्वप्न देख रही थी, आपने वह सदियों पुराना स्वप्न पूरा किया है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को आपके माध्यम से जो कार्य हुआ है वह इतिहास में अद्वितीय है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश की आज़ादी के दिन के बाद 22 जनवरी के ऐतिहासिक दिन को देश की आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा का दिन माना जाना चाहिए। 1947 में देश का शरीर स्वतंत्र हुआ था और 22 जनवरी 2024 को आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इससे सभी को आत्मिक आनंद की अनुभूति भी हुई है। वास्तव में राम भारत की नियति है। कैबिनेट ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने कोल गैसिफिकेशन का लक्ष्य निर्धारित किया है। कोल गैसिफिकेशन के लिए सरकार ने 8,500 करोड़ की अनुमति दी है। उन्होंने बताया कि संबलपुर में कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, जबकि वर्तमान में 3 प्रोजेक्ट जारी हैं। प्रूवन कोल रिजर्व कितना है आज के दिन में, एज ऑन डेट जब हम इसका रिव्यू किया तब पता चला अभी जो एक्सप्लोरेशन हो रहा है उसके अलावा इंडिया हैज़ गॉट अराउंड 361 बिलियन टन्स ऑफ द कोल प्रूवन रिजर्व। उसमें आधा भी हम माइनिंग करके बाहर निकालते हैं तो इट इज़ सफिशिएंट फॉर मोर देन 125 ईयर्स। 125 वर्ष से ज़्यादा जो रिजर्व प्रूवन रिजर्व कोल है वो कोल हमारे पास अभी है। ऐसे तो 80% अभी जो कोयला उपयोग होता है वो बिजली उत्पादन के लिए होता है। तो इसके साथ ही साथ हमको एक तो कोल गैसिफिकेशन के लिए हमने इसीलिए नींव रखा है आज कि कोल के बिजली के साथ साथ जब गैसिफिकेशन होता है, एक तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट पोल्यूशन बहुत बड़ी मात्रा में कम होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस बात को खास माना गया कि राम मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा सदियों के लिए प्रेरणा का स्रोत मानी जाएगी, इसलिए ये बैठक कैबिनेट ऑफ मिलेनियम कही जानी चाहिए। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब दिसंबर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जे? बेटा अब ये दिसंबर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी। हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम ग्रीन ऑइंटमेंट। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास पर गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने वाले NCC और NSS के कैडेट समेत झांकी के कलाकारों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अर्जुन मुंडा, अनुराग सिंह ठाकुर और अन्य केंद्रीय मंत्री भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान कलाकारों ने सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए। चरित्र निर्माण, अनुशासन, साहस की भावना, समाज कल्याण, नागरिक कर्तव्य और देश की सेवा करने को आतुर ये NCC और NSS के कैडेट्स आज देश को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध दिख रहे हैं। मौका भी खास था क्योंकि देश को नई दिशा और विकसित भारत का मंत्र देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक आवास पर भविष्य के इन चमकते सितारों से मुलाकात की। इस दौरान गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने वाले झांकी कलाकारों और विभिन्न जनजातीय मेहमान भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने युवा पीढ़ी को अमृत पीढ़ी बताते हुए कहा कि आपकी ऊर्जा ही अमृतकाल को गति देगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि राष्ट्र प्रथम आपका मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। मैं आपको अमृत पीढ़ी मानता हूं। आप वो लोग हैं जिनकी ऊर्जा अमृत काल में देश को गति देगी। अमृत काल की इस यात्रा में आप मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो करना है वो देश के लिए करना है। राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, यही आपका गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए। युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प है कि आपकी अमृत पीढ़ी का हर सपना पूरा हो और अवसरों की भरमार हो। इस बीच प्रधानमंत्री ने बताया कि वो भी NCC का हिस्सा रहे हैं और इस तरह की संस्थाएं युवाओं को समाज और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती हैं। मैं भी आपकी तरह NCC में रहा हूं, NCC से ही निकला हूं। आपके बीच मैं उसी रास्ते से आया हूं। मैं जानता हूं कि NCC, NSS या कल्चरल कैंप जैसी संस्थाएं युवाओं को समाज और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। इस कड़ी में देश में एक और संगठन का निर्माण किया गया है। इस संगठन का नाम है माय युवा भारत। मैं आपसे कहूंगा कि आप सभी माय भारत वॉलंटियर्स के रूप में खुद को रजिस्टर करें। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा राष्ट्रीय बालिका दिवस का जिक्र करते हुए कहा कि आज बेटियों के साहस, जज्बे और उनकी उपलब्धियों का गुणगान करने का दिन है। बेटियों में समाज और देश को बेहतर बनाने की क्षमता होती है। आज बेटियों के साहस, जज्बे और उनकी उपलब्धियों के गुणगान करने का दिन है। बेटियों में समाज और देश को बेहतर बनाने की क्षमता होती है। इतिहास के अलग अलग दौर में भारत की बेटियों ने अपने फौलादी इरादों और समर्पण की भावना से कई बड़े परिवर्तनों की नींव रखी है। प्रधानमंत्री ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की घोषणा पर खुशी जताते हुए कहा कि उनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित रहा है।
उन्होंने युवा पीढ़ी से आह्वान किया कि कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना और उनके जीवन से सीखना बेहद जरूरी है। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। बेहद गरीबी और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियों से लड़ते हुए वो राष्ट्र जीवन में बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे थे। वो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे। इसके बावजूद अपना विनम्र स्वभाव और समाज के सभी वर्गों के लिए काम करना कभी नहीं छोड़ा। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम से समा बांध दिया। खास तौर पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित प्रस्तुति को लेकर खूब तालियां बजी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है, झांसी वाली रानी है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। नई दिल्ली से सुधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्पूरी ठाकुर के सादगी भरे जीवन को याद किया। इस मौके पर डाक विभाग की तरफ से कर्पूरी ठाकुर के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। संस्कृति मंत्रालय ने इस मौके पर एक सिक्का भी जारी किया। मौके पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, पूर्व सांसद हुकुम देव नारायण यादव और वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय भी मौजूद रहे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्पूरी ठाकुर के सादगी को याद किया। मौके पर डाक विभाग की तरफ से कर्पूरी ठाकुर के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। संस्कृति मंत्रालय ने मौके पर एक सिक्का भी जारी किया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न की मांग करने वाले अपने शासनकाल में खुद कर्पूरी ठाकुर को भूल गए। आखिरकार गरीब, शोषित और वंचित वर्ग के मसीहा को ये सम्मान देने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ढेर सारे लोग आए, मगर किसी ने कर्पूरी ठाकुर जी को ये सर्वोच्च सम्मान देना उचित नहीं समझा। इतना ही नहीं, इसके बारे में सोच भी कभी नहीं। जब उनकी 100 साल का अवसर था, तब कर्पूरी ठाकुर जी की तरह ही गरीब के घर में पले बड़े जन्मे नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर का संपूर्ण जीवन गरीब, पिछड़े वर्गों के उत्थान में बीता है। बात हिंदी भाषा में पढ़ाई की हो, पिछड़े वर्ग में आरक्षण की हो, कर्पूरी ठाकुर संपूर्ण जीवन अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्पूरी ठाकुर के बताए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। ये 10 साल के अंदर 23 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा के बाहर आ चुके हैं। 4 करोड़ से अधिक घर बगैर के लोगों को घर मिला है। 3 करोड़ से अधिक जिनके घर में अंधेरा था, ऐसे लोगों को बिजली देने का काम किया है। और 10 करोड़ लोगों के घर में से धुएं वाला चूल्हा निकालकर गैस का सिलेंडर देने का काम किया है। गृह मंत्री ने कहा कि यह कर्पूरी ठाकुर के बताए मार्ग को प्रधानमंत्री ने जमीन पर उतारा है। आधी आबादी को 33% का आरक्षण, ओबीसी को मान्यता, गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, पिछड़े वर्ग का सम्मान, ये राजनीति के मसीहा कर्पूरी ठाकुर के बताए हुए मार्ग ही हैं, जिसे प्रधानमंत्री ने साकार किया है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर लोगों के लिए खुलने के बाद अब तक लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है और
अवधपुरी राममय हो गई है। देश विदेश से भक्तों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। श्रद्धालु अपने रामलला की एक झलक पाने के लिए जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान अवधपुरी में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बुधवार को दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में राम भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंगलवार को पहले दिन लाखों श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए, जिसके बाद प्रशासन को व्यवस्था करने में कड़ी मुशक्कत करनी पड़ी थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर भीड़ प्रबंधन का हवाई सर्वेक्षण किया और अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। आज दूसरे दिन दर्शन के लिए किए गए इंतजाम पूरी तरह काम करते नजर आए और किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं दिखी। सभी श्रद्धालुओं को बहुत ही आसानी से दर्शन हो रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु जो कल सुबह के टाइम में आए थे और जिसकी वजह से थोड़ी कतारें लंबी थी और लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा था दर्शन के लिए, उससे समस्या के बारे में उपाय ढूंढने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कल यहाँ आए थे। उन्होंने सभी संबंधित के साथ यहाँ पे ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ भी विस्तार से चर्चा की गई और इसकी समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय किया सकते हैं उसके बारे में उनके द्वारा निर्देश दिए गए। और मुझे आपको ये बताना है कि कल जो प्लान जो बनाया गया था उसको रात में एग्जीक्यूट किया गया है। यहाँ क्यों आप देख सकते हैं क्यू लगाने की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। साथ में जो पब्लिक का जो फैसिलिटेशन सेंटर है उसको भी रात में एक्टिव किया गया है और अब जो है हमारे जो इतने श्रद्धालु हैं वो फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से वहाँ पे अपने सामान वगैरह जमा करके और फिर बहुत आराम से यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। पूरी अयोध्या को सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के लिहाज से अलग अलग जोन में बांटा गया है और पुलिस के आला अधिकारी खुद इंतजाम संभालने के लिए सड़क पर मुस्तैद हैं। यहाँ करीब 7-8 हज़ार पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। क्राउड के हिसाब से हम उस चीज़ों को और भी व्यवस्थित करेंगे, लेकिन जो मंदिर की सुरक्षा कार्य योजना है वो इंटैक्ट रहेगी। वहाँ जो हमारी एसएसएफ, सीआरपीएफ तथा सादे में जो पुलिसकर्मी लगे हैं, पीएसी के लोग कर्मी लगे हैं, वो अनवरत लगे रहेंगे। बाहर के प्रबंधन के लिए समय समय पे भीड़ को देखते हुए व्यवस्थाएं की जाएंगी। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अभी 2 दिन ही हुए हैं, लेकिन लाखों राम भक्त अभी तक दर्शन कर चुके हैं और दर्शन करने वाले श्रद्धालु बहुत खुश हैं। रामलला के दर्शन को लेकर भारी उत्साह है अयोध्या में और इस वक्त हम मौजूद हैं मुख्य गेट पर, जहां पर हम देख रहे हैं कि लंबी कतार लगी हुई है रामलला के दर्शन के लिए, भगवान राम के दर्शन के लिए। देखिए इन चेहरों पर खुशी को देखिए, जो दर्शन करके आए हैं वो एक प्रसन्नता का भाव है। क्या कहना चाहेंगे, बताइए क्या एहसास हुआ जब आपने रामलला के दर्शन किए? बहुत ही अच्छा एहसास हुआ, सबको करना चाहिए दर्शन, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सभी उत्साहित थे लेकिन सभी ने डिसिप्लिन फॉलो किया था, लाइन बना के जा रहे थे और वहाँ पे हमने जब दूर से ही रामलला के दर्शन हुए तो बस नजरें हट नहीं रही थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एहसास था। मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ कि उनके चलते ये सब मिलना देखने को, नहीं तो कभी जीवन में नहीं मिलता देखा। मैं राम का तो मत पूछिए, फिर दोबारा आने का मन ही नहीं कर रहा है कि यहाँ से हम जाए। तो मैं जम्मू कश्मीर की एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट पुंछ से आया हूँ, जो कि यहाँ से लगभग 1800 किलोमीटर की दूरी पे है और मुझे लगभग घर से निकले हुए 10 दिन हो गए। 21 तारीख से मैं सुल्तानपुर में था, क्योंकि आपको पता ही है आगे आने का किसी को भी मतलब इतना जो प्रोटोकॉल से वो नहीं था। तो दर्शन मेरे कल हो चुके हैं, काफी बढ़िया दर्शन हुए हैं। मैं वो चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जो कि मतलब अंदर जाके दर्शन करने में, जो लाइव दर्शन करने में है ना, वो चीज मतलब एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। और बहुत लोग कह रहे हैं कि उनका मन नहीं भरा, इसलिए वो चाहते हैं कि दोबारा दर्शन करें। हालांकि अपील की जा रही है कि आप सबको मौका दे, सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए और जब दोबारा आप जब चाहे तब आप अयोध्या आ सकते हैं रामलला के दर्शन के लिए। तो इस तरह से देखिए एक भाव है, एक भक्ति है और राम में पूरी अयोध्या है। भगवान राम के दर्शन के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी प्रशासन के साथ मिलकर नए इंतजाम किए हैं ताकि किसी राम भक्त को दर्शन के लिए इंतजार न करना पड़े। अयोध्या से शैलेंद्र मिश्र के साथ आरिंदर प्रताप सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इन सब लोगों के लिए यहां अलग अलग क्षेत्र के लोग भोजन का प्रबंध करवा रहे हैं। इस बारे में हमारे संवाददाता ने कोलकाता के हिमाद्री फाउंडेशन के प्रदीप रस्तोगी से विशेष बातचीत की। ये भगवान राम की महिमा है कि अयोध्या में कोई भूखा नहीं रहता। तमाम मठ हैं, भंडारे चला करते हैं। बाहर से भी लोग राम भक्तों को भोजन देने के लिए आते हैं। हमारे साथ कलकत्ता के रस्तोगी जी हैं, जो लगातार सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक भंडारे का आयोजन करते हैं। जितने भी लोग भोजन पा जाएं, ये उनकी श्री राम की महिमा है कि लोगों को भोजन मिलता रहता है। रस्तोगी जी, कहाँ से आप आए हैं और क्या मन में सोच लेकर आए हैं कि लोगों को भोजन कराएंगे? लोग कलकत्ता से आए हैं और ये अपना कोई संस्था नहीं है, पारिवारिक है। का नाम है हिमाद्री फाउंडेशन। इसके जो फाउंडर हैं इस संस्था के, का नाम है श्री श्याम सुंदर चौधरी जी। और यही नहीं, जितने भी आज तक कुंभ के मेले हुए हैं उनमें भी अपने लोग कम से कम 35 दिन का करते हैं। उज्जैन में, हरिद्वार में, इलाहाबाद में 2 बार, और इस बार भी जो इलाहाबाद में होगा उसमें भी हम लोग जो है शामिल होंगे और यही आयोजन करते हैं। हम लोग का टारगेट रहता है 30 यात्रियों का। अभी तक का हम लोगों ने 35,000 तक टच किया है उज्जैन में और इलाहाबाद के अंदर। कैसे किस तरीके से यहाँ चला रहे हैं अयोध्या में? सवेरे 8 बजे से आरंभ करते हैं। 3 तरह का अपने लोग उसका मेनू रखते हैं। सवेरे में अलग रखते हैं, दोपहर को अलग रखते हैं, शाम को अलग रखते हैं। उसमें अपने लोग खिचड़ी भी देते हैं, सब्जी भी देते हैं, पूरी भी देते हैं और एक मिठाई जरूर देते हैं। कैंपस है, इसको आपने लिया है किराए पर या? ये यहाँ पर हम लोग यहाँ के जो हेड है उसके अयोध्या में राजा साहब, उन्हीं के माध्यम से हमने ये जगह ली है। लेकिन हम लोग रहने का प्रोग्राम भी अपने ही करते हैं। देखिए, कहा जो लोग सुनते हैं कि अयोध्या आइए, आप ये सोच छोड़ दीजिए वहाँ कि क्या होगा कैसे होगा, यहाँ सब प्रभु पूरा करता है। ताऊ जी के माध्यम से भोजन मिल सकता है, किसी मठ के माध्यम से मिल सकता है, लेकिन आप अयोध्या में भूखे नहीं सोएंगे। ये प्रभु श्री राम की महिमा है। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ रामेंद्र सिंह, टीवी न्यूज, अयोध्या। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भोला जी, पार्सल नहीं आएगा, टेंशन मत लो, रिफंड ले लो। हाँ। बस सोशल मीडिया पे अपना बैंक अकाउंट और फोन नंबर डाल दो। यूपीआई कहता है सोशल मीडिया पे बैंक डिटेल्स व फोन नंबर ना डालें। अपने पैसों का खुद ख्याल रखें। बहन, हाँ? और कितना कलेश करोगी? आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को इनसे बचाएं। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी। हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के नए दफ्तर कौशल भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति के साथ ही कौशल भारत विकसित भारत थीम पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना और पीएम जन मन योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी की। साथ ही राष्ट्रपति को स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में भी जानकारी दी गई।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश में आपातकाल की घोषणा को भारत की संवैधानिक यात्रा का सबसे काला और शर्मनाक काल बताया है। गणतंत्र के रूप में भारत के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान के उद्घाटन के अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि आपातकाल में लाखों लोगों को जेल में डालकर उनके मौलिक अधिकारों से उन्हें वंचित कर दिया गया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सबको न्याय, हर घर न्याय का उद्देश्य सामान्य सेवा केंद्रों के ग्राम स्तरीय उद्यमियों के माध्यम से ग्रामीणों को जोड़ना है और उन्हें सबको न्याय प्रतिज्ञा पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश की प्रगति के लिए आम नागरिक की भूमिका अहम है। हमारा संविधान का सबसे बड़ा सम्मान हम तब कर सकते हैं जब नागरिक की हैसियत से 24/7 हम भारत माँ की सेवा में लगे रहें। हमारे देश की प्रगति एक इतना महायज्ञ है, इस महायज्ञ में हर किसी के आहुति की आवश्यकता है। संस्थागत आहुति आएगी, पर सबसे बड़ा योगदान आम नागरिक का है। गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले अखिल भारतीय अभियान का उद्देश्य भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना और हमारे देश को बांधने वाले साझा मूल्यों का उत्सव मनाना है। इस राष्ट्रव्यापी पहल में संवैधानिक व्यवस्था में उल्लेखित आदर्शों को बनाए रखने के लिए गर्व और उत्तरदायित्व की भावना जगाने की परिकल्पना की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान हौज खास में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में देश भर से आई बालिकाओं ने अपनी प्रतिभा का मंचन किया। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास तथा आयुष राज्य मंत्री मंजूपारा महेंद्र भाई उपस्थित रहे। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास तथा आयुष राज्य मंत्री मुंजपुरा महेंद्र भाई उपस्थित रहे। साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव इंदिवर पांडे भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री मुंजपुरा महेंद्र भाई ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार देश की बालिकाओं के विकास और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हर तबके की बालिकाओं के लिए समर्पित है। इट इज थ्रू इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी टू एसेस क्वालिटी health care, education and dignified life that we ensure all girl children are equally empowered, irrespective of their social, economic and cultural backgrounds. वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव इंदिवर पांडे ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश में बालिकाएं हर क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में नवजात बालिकाओं की जन्म दर में वृद्धि तो हुई है, साथ ही इस वर्ष राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कारों में भी लड़कियों ने बाजी मारी है। We see the gross enrollment ratio there also, even in higher education now women have girls have overtaken the boys. So standing children in 7 spheres were given awards, which included art and culture, sport, social, environment and bravery. And out of 19 winners, 10 were girls. So this shows overall to what extent the girls, the women, they have come up in the society. कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री मुंजपुरा महेंद्र भाई ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से आई बालिकाओं की यूनिसाइकिल टीम के करतब भी देखे। साथ ही कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चियों को पुरस्कार भी वितरित किए। बेंगलुरु से आई यूनिसाइकिल की टीम को बोइंग कंपनी सहायता प्रदान कर रही है। इस मौके पर कंपनी की प्रतिनिधि ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बालिकाओं के विकास के लिए वे कई प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने 19 तारीख को जो बोइंग सुकन्या प्रोग्राम लॉन्च किया है, वो अब यहाँ से आगे की उड़ान लेने की बात हम कर रहे हैं। तो जो भी हम अब यहाँ तक जो हमने किया है वो तो किया ही है, और यहाँ से जो अब आगे करेंगे वो बिल्कुल उसका जो कहते हैं कि फोकस जो होगा वो लड़कियों के प्रोग्रेस पे ही होगा। हर साल 24 जनवरी का दिन देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करके समाज में उन्हें विकास के लिए समान अवसर के साथ सम्मान दिलवाने के मकसद से ये दिन मनाया जाता है। नई दिल्ली से देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज।
छात्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण का आयोजन आगामी 29 जनवरी को होगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री करीब 3000 प्रतिभागियों के साथ संवाद करेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम छात्रों के परीक्षा के तनाव को दूर करने और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनाने में काफी मददगार साबित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय है। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री छात्रों को परीक्षा के तनाव से बेहतर तरीके से निपटने के गुर बताते हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 7वें संस्करण का आयोजन आगामी 29 जनवरी को होगा, जिसमें प्रधानमंत्री छात्रों के साथ साथ शिक्षकों और अभिभावकों से भी संवाद करेंगे। परीक्षा पे चर्चा को लेकर देश भर में कितना उत्साह है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस साल कार्यक्रम के लिए MyGov पोर्टल पर रिकॉर्ड 2 करोड़ 26 लाख रजिस्ट्रेशन हुए, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 6 गुना अधिक है। इस साल रजिस्ट्रेशन कराने वालों में 2 करोड़ 5 लाख छात्रों के अलावा करीब 15 लाख शिक्षक और 5.5 लाख से अधिक अभिभावक भी शामिल हैं। छात्रों का मानना है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम परीक्षा के तनाव को दूर करने और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनाने में मददगार साबित हुआ है। मैं हमेशा स्ट्रेस्ड आउट रहता था, तो मोदी जी ने जब से मुझे कहा कि एकदम हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, हम जैसे एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो हमें कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए कि हाँ हमने सारा सिलेबस कर लिया है और हम बिल्कुल अच्छे से देंगे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के फिर मैंने अपने एग्ज़ाम्स वगैरह दिए, तो बहुत हेल्प भी मिली थी मुझे। जैसा प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया, स्ट्रेस ओके है, इट्स नॉट अ बिग डील। स्ट्रेस होता है, सबको होता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि हम एक्सेप्ट करें एग्जामिनेशन को। उसे एक समस्या समझने की जगह हमें एक अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए, हमारी जितनी भी लर्निंग्स है, हमारी नॉलेज है, उसे प्रूव करने का। मैंने प्रधानमंत्री जी के परीक्षा पे चर्चा पर कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करते हुए भाग लिया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायक शब्दों ने मुझे हिम्मत दिलाई कि मैं भी सफल हो सकती हूँ। उनके प्रोत्साहन से मैंने भी अच्छे मार्क्स लाए और मैं अब अपने मनपसंद कॉलेज में डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही हूँ। मनोचिकित्सकों का भी मानना है कि प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम छात्रों में परीक्षा को लेकर व्याप्त तनाव और भय को दूर करने में काफी मददगार साबित हुआ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है परीक्षा पे चर्चा कुछ वर्षों से होता है और वो सभी वर्ग के छात्राएं उसमें आते हैं, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, डायरेक्टली उनसे बातचीत करते हैं और उनकी परेशानियां सुनते हैं। छात्राओं का अनुभव है कि उससे उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है, जैसा बताते हैं। और क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसके बारे में इतनी चर्चा नहीं होती है, उस पर डिस्कस नहीं करते हैं, तो उन्होंने जो ये कार्यक्रम शुरू किया है ओपनली डिस्कस करना, क्योंकि जितना चीज़ों को दबी रहती हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं, एंजाइटी देती हैं, जितना आप उसको ओपन में लेके आते हैं तो उससे वो काफ़ी हद तक उसका जो दुष्प्रभाव है वो कम हो जाता है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री करीब 3000 प्रतिभागियों के साथ संवाद करेंगे। गौरतलब है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में हुई थी, जो देश भर के छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय है। छात्रों को इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री को सुनने का बेसब्री से इंतजार रहता है। नितेंद्र सिंह के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाए, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुई। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से।
जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी। हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एप्सिलॉन मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे सुनिए। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जनवरी को उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जाएंगे। पीएम बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं रेल, सड़क, तेल एवं गैस और शहरी विकास और आवास जैसे अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। बुलंदशहर में कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी डीएफसी पर न्यू खुर्जा न्यू रेवाड़ी के बीच डबल लाइन 173 किलोमीटर लंबे विद्युतीकृत खंड को दोनों स्टेशन की मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मथुरा पलवल खंड और चिपियाना बुजुर्ग दादरी खंड को जोड़ने वाली चौथी लाइन की भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये नई लाइनें राष्ट्रीय राजधानी की दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी भारत तक रेल कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री इंडियन ऑयल की टूंडला गवारिया पाइपलाइन का भी उद्घाटन करेंगे। करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये 255 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन परियोजना तय समय से काफी पहले ही पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री ग्रेटर नोएडा में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 1,714 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह परियोजना 747 एकड़ में फैली हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम जयपुर जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शहर में जंतर मंतर, हवा महल और एल्बर्ट हॉल संग्रहालय सहित सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे। अंतरिम बजट के दस्तावेज छापने की प्रक्रिया आज परंपरागत हलवा रस्म के साथ शुरू हो गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में नॉर्थ ब्लॉक में हलवा रस्म का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि बजट दस्तावेज छापने से पहले हलवा बनाने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। एक बड़ी कढ़ाई में हलवा तैयार किया जाता है और मंत्रालय के सभी कर्मचारियों के बीच इसे बांटा जाता है। इस मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत केशन राव कराड़ के साथ बजट बनाने और उसकी छपाई से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। और भारत दौरे पर आए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान दोनों ही नेताओं ने परस्पर हित के विभिन्न बहुपक्षीय मुद्दों पर महत्वपूर्ण वार्ता की। भारत दौरे पर आए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों ही नेताओं की परस्पर हित के विभिन्न बहुपक्षीय मुद्दों पर महत्वपूर्ण बैठक हुई। द्विपक्षीय बैठक में महासभा के अध्यक्ष ने प्राथमिकताओं, भू राजनीतिक तनाव और संयुक्त राष्ट्र में भारत की भागीदारी व योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जो विविधता में सामंजस्य बिठाना जानता है। इसलिए भारत सदस्य देशों के बीच विश्वास को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। India is already a key player both globally and at the United Nations. As the world's largest democracy where unity in diversity has endured for many years, India can relate very easily to principles of universality. UN membership is more divided. As President of the General Assembly, I look to India
to lead the charge in our quest to repair the trust deficit among member states. संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने भारत को एक विश्वसनीय और उच्च सम्मानित भागीदार करार दिया। डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार बेहद जरूरी है और उम्मीद है कि भारत चुनौतीपूर्ण समय के बीच मतभेदों को दूर करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। So reform of the council is absolutely necessary. If you are in a privileged position, you are not necessarily in a hurry to lose privilege. Reform is inescapable. The question then becomes, what is the formula by which this reform would take place? India has been a long-standing partner of the United Nations. India, in fact, contributes one of the largest numbers of peacekeepers to the system. And that is emblematic of India's commitment to multilateralism and to the values and principles that are enshrined in multilateralism. India is a mature, highly respected member of the United Nations. It is a leader in many ways. And I'm sure that that fact is not lost on the members of the General Assembly. संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि भारत एक परिपक्व और सम्मानित संयुक्त राष्ट्र सदस्य है। साथ ही उन्होंने भारत की स्थायी यूएनसीसी सीट की दावेदारी का समर्थन किया। डेनिस फ्रांसिस भारत के 5 दिन के दौरे पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के अध्यक्ष डेविस फ्रांसिस ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। और विकसित भारत संकल्प यात्रा ने जनभागीदारी के मामले में एक अहम पड़ाव पार कर लिया है। इस समय 18 करोड़ से अधिक लोगों ने इस यात्रा का वो हिस्सा बन चुके हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कई राज्यों में भारी भीड़ उमड़ रही है। ये यात्रा 36 राज्यों और संघ शासित राज्यों के 782 जिलों में पहुंच रही है। इस दौरान 11,751 शहरी क्षेत्रों और 2,49,807 ग्राम पंचायतों तक मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच रही है। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा ने शानदार सफलता अर्जित की है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस समय प्रतिभागियों की संख्या 18 करोड़ के पार हो चुकी है। उसके बाद बात करेंगे खेल की खबरों का, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी। हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। सुप्रीम के 9,000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सॉल्यूशन, जीवन भर का साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद।
भारत के रोहन बोपन्ना ने अपने जोड़ीदार ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष युगल सेमीफाइनल में जगह बना ली है। रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में रोहन एबडन की जोड़ी ने अर्जेंटीना के मैक्सिमो गोंजालेज और आंद्रे माल्टनी की जोड़ी को 7-6-4, 7-6 से हराया। बोपन्ना ऑस्ट्रेलियन ओपन में पहली बार पुरुष युगल सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। क्वार्टर फाइनल में मिली इस जीत के साथ ही वे पुरुष युगल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। 43 वर्षीय बोपन्ना रैंकिंग्स में शीर्ष पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए हैं। बोपन्ना ने 2023 के यूएस ओपन के पुरुष युगल फाइनल में भी जगह बनाई थी। तब वे ओपन एरा में ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने थे। और आईसीसी अवार्ड्स 2023 में भारत के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को लगातार दूसरी बार पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। सूर्य कुमार यादव इस साल T20 रैंकिंग्स में शीर्ष पर बरकरार रहे। वे साल 2023 में T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 18 मैच में 155.95 के स्ट्राइक रेट से 733 रन बनाए और लगातार दूसरे साल यह पुरस्कार जीता। वहीं वेस्टइंडीज के कप्तान हेली मैथ्यूज को महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। मैथ्यूज महिला क्रिकेट में इस साल T20 में अग्रणी बल्लेबाज रहीं और 14 T20 मैचेस में 700 रन बनाए। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रविंद्र को आईसीसी इमर्जिंग पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की सलामी बल्लेबाज फोएबे लिचफील्ड को इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। वहीं नीदरलैंड्स के ऑलराउंडर बैस डे लीड को आईसीसी पुरुष एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। महिला वर्ग में यह पुरस्कार केन्या की कप्तान क्विंटोर एबेल को मिला है। तो न्यूज नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाएंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालिए फटाफट अंदाज में। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट द्वारा एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सभी पक्षकारों को हार्ड कॉपी दी जाएगी। अब पक्षकारों को रिपोर्ट के लिए आवेदन करना होगा और उसके बाद रिपोर्ट की हार्ड कॉपी की प्रतिलिपि बनाकर पक्षकारों को सौंपी जाएगी। 2021 में 9 साल की बच्ची के रेप और हत्या के मामले में पीड़ित की पहचान उजागर करने पर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका का दिल्ली हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में एनसीपीसीआर की शिकायत पर राहुल के खिलाफ 2021 में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और निचली अदालत में कार्रवाई चल रही है। एनआईए ने मई 2022 में हरियाणा में बस्तारा टोल प्लाजा पर हथियारों और गोला बारूद के साथ आईईडी की जब्ती से संबंधित एक वाहन को जब्त किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 24 मई 2022 को हरियाणा पुलिस से जांच अपने हाथ में लेने के बाद मामला दर्ज किया था। 5 मई 2022 को हरियाणा पुलिस ने विस्फोटक की आपूर्ति के लिए तेलंगाना जा रहे पाकिस्तान से जुड़े 4 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक और शरद पवार के पोते रोहित पवार को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के लिए ईडी ने रोहित पवार को समन जारी किया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने घूसखोरी के आरोप में उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे के तत्कालीन उप मुख्य अभियंता और एक निजी कंपनी सहित 8 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने असम, त्रिपुरा, मणिपुर और दिल्ली में 16 जगहों पर आरोपियों के परिसरों पर तलाशी ली। मुंबई के मीरा रोड पर एक जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जुलूस पर पथराव करने वालों के अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक लोगों को भी गिरफ्तार किया है। करोड़ों रुपए के बैंक लोन घोटाले के आरोपी DHFL यानी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रमोटर रहे कपिल और धीरज वाधवा को मिली जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से दोनों को हिरासत में लेने का निर्देश दिया। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 31 जनवरी के लिए टल गई है। उमर खालिद सितंबर 2020 से जेल में बंद है और उसकी जमानत याचिका अप्रैल 2023 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट